नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्यूस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, ये हमारे पास ट्यूमर है, रेट्रोकॉक्लियर ट्यूमर है ये। ठीक है, ये स्पेशली हमारे पास ट्यूमर किसका है, जो वेस्टिबुलर हम कहते हैं शेवानोमा भी है, ये शिवान सेल्स का ट्यूमर है, या एड्स जो नर्व है उसका ट्यूमर है। अब इंसिडेंस हम देख लेते हैं इसका कितना है कि जो सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पर जो भी ट्यूमर है 80% उनमें से एक्यूस्टिक न्यूरोमा होते हैं। यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर जितने भी उनमें 10% एक्यूस्टिक न्यूरोमा होते हैं। पैथोलॉजी हमारे पास क्या है, एक चीज़ ये कि बेनाइन है, इनकेप्सुलेटेड है, ऐसे स्पिंडल शेप है, और जो रॉड शेप हमारे पास जो है न्यूक्लियाई, और न्यूरोफाइब्रोमाइस्टोसिस के पेशेंट के अंदर बाइलेटरल एक्यूस्टिक न्यूरोमा प्रेस्ट होता है। बेनाइन इनकेप्सुलेटेड स्पिंडल शेप रॉड शेप न्यूक्लियाई, न्यूरोफाइब्रोमाइस्टोसिस के पेशेंट के अंदर बाइलेटरल ट्यूमर है। और बाकी सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के ऊपर 80% जो ट्यूमर होंगे वो एक्यूस्टिक न्यूरोमा होंगे। टोटल ब्रेन ट्यूमर में से भी 10% जो ट्यूमर होंगे वो एक्यूस्टिक न्यूरोमा होंगे, और ये शेवानोमा है मोस्टली। ओरिजिन हमारे पास इस ट्यूमर का क्या है, अब हम इसे देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास कहाँ से राइज करवाता है, शिवान सेल से राइज करता है, पहले पढ़ा शिवानोमा है। ठीक है, और ना मोस्टली हमारे पास राइज करता है जो 8th क्रेनियल नर्व, देखो जो नर्व होती हैं ऐसे, उनके इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है, और हमने पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो अलिको जो डेंड्रोसाइट्स बना रहे होते हैं वो माइलिन शीथ, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो शिवान सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे माइलिन शीथ। तो ये जो नर्व हमारे पास है उसके गिर्द ये जो माइलिन शीथ है जो कि शिवान सेल्स बना रही हैं उनका ट्यूमर है। ठीक है, तो अब ये 8th क्रेनियल नर्व जो है उसके गिर्द जो हमारे पास जो शिवान सेल्स जो माइलिन शीथ बना रही हैं उसका ट्यूमर है। और 8th क्रेनियल नर्व हमारे पास कौन सी है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। ठीक है, उसमें भी हमारे पास जो उसका नर्व का वेस्टिबुलर पार्ट है उसका ज़्यादा होता है, कॉक्लियर पार्ट का हमारे पास जो वो रेयर ट्यूमर होता है। ये स्टार्ट में से जो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो शिवान सेल है, ठीक है, वेस्टिबुलर पार्ट का रेयरली कॉक्लियर डिवीजन है नर्व की। और कहाँ पे होता है, इंटरनल जो एडुटरी कैनाल है वहाँ पे, नर्व इन दी इंटरनल एडुटरी कैनाल के अंदर। अच्छा, अब जैसे हमारे पास कहेंगे ट्यूमर है, अभी तो ये छोटा सा था जो वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द नर्व के अंदर था और इंटरनल एडुटरी कैनाल के अंदर, अब जैसे वो बड़ा होगा, ठीक है, अब ट्यूमर जो हमारे पास जो बड़ा हो रहा है, तो ये हमारे पास इंटरनल एडुटरी कैनाल है, अभी ट्यूमर जो हमारे पास बड़ा हो रहा है तो कैनाल को जैसे जैसे बड़ा होगा वो एरोड करेगा। ठीक है, अब जब इसने हमारे पास जब कैनाल को एरोड किया, अब फर्दर बड़ा हो गया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये हमारे पीछे हमारे पास जो है वो ब्रेन स्टेम होता है पड़ा हुआ। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो मिड ब्रेन है, पॉन्स एंड देन हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है, तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो 5th 8th 9th 10th क्रेनियल नर्व्स हैं। तो ये 8th नर्व का है, तो जैसे जैसे ये ऊपर स्पीरियरली जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करेगा, फर्दर ग्रो करेगा। जैसे इन्फीरियरली हमारे पास ग्रो करेगा 8th को, 8th में तो है ये, 9th को, 10th को, 11th 12th क्रेनियल नर्व को डिस्टर्ब करेगा। तो ये ऐसे है कि हमारे पास क्या है कि मोस्टली वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द नर्व के अंदर होता है, लेकिन कॉक्लियर पार्ट में भी राइज हो सकता है। इंटरनल एडुटरी कैनाल में है पहले, जैसे ग्रो करेगा तो कैनाल को रोड करेगा, फिर वहाँ से बाहर आ जाएगा, जो सेरिब्रोपोंटाइन एंगल है वहाँ पर आ जाएगा। फिर वहाँ पे इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो 8th नर्व है, उसके ऊपर 5th है, नीचे उसके 9th 10th है। तो फर्दर ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो 5th को भी नर्व को डैमेज करेगा, नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो 9th 10th को भी डैमेज करेगा। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, ऑन द साइज ऑफ हमारे पास जो डिपेंड ऑन द साइज हमारे क्लासिफिकेशन है, स्मॉल मीडियम लार्ज। 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो स्मॉल है, 1.5 से 4 सेंटीमीटर है तो मीडियम है, और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो लार्ज है। फीचर्स हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास मोस्टली जो है 40 to 60 ईयर एज के अंदर अक्कर होता है, और दोनों सेक्सेस के अंदर इक्वली है। पहले हम देख लेते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिम्टम्स। ठीक है, हम देख लेते हैं कि वेस्टिबुलर सिम्टम्स क्या है और कॉक्लियर सिम्टम्स क्या है। पहले कॉक्लियर में तो हमारे पास जो हियरिंग से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। अब कॉक्लियर सिस्टम क्या है, हमारे सिम्टम्स क्या होंगे कि ये ऊपर लिखे हैं, ये कॉक्लियर सिम्टम क्या है, यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, टेनाइटस होगा, और अनएबल टू अंडरस्टैंड स्पीच। इसमें ना बिल्कुल एक चीज़ जिसके थ्रू हम जो है एक्यूस्टिक न्यूरोमा को मीनियर्स से सेपरेट करते हैं वो ये है कि मीनियस डिजीज में वर्टाइगो है, यहाँ वर्टाइगो नहीं है। ठीक है, बाकी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों में है, लेकिन मीनियर डिजीज़ के अंदर वर्टाइगो है, और यहाँ पर मीनियर डिजीज़ के अंदर पेशेंट जो है वो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती, और ना ही पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि अगला बंदा जो है क्या बोल रहा है। प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टेनाइटस, और साथ में हमारे पास क्या है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द प्योर टोन हियरिंग लॉस। मतलब पर्सन जो है उसको सेंसरी हियरिंग लॉस है, टेनाइटस और स्पीच को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये कॉक्लियर सिम्टम्स थे। अब वेस्टिबुलर सिम्टम्स हमारे पास क्या है, वर्टाइगो नहीं है, लेकिन चूंकि वेस्टिबुलर सिम्टम्स है तो पेशेंट को ना वर्टाइगो नहीं होता, लेकिन हमारे पास इम्बैलेंस होता है। अब वर्टाइगो क्यों नहीं, हमने कहा कि बिनाइन है ट्यूमर, बहुत ज़्यादा हमारे पास आहिस्ते आहिस्ते स्लो कर जो है वो प्रोसीड करता है, तो वेस्टिबुलर सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास जो कंपनसेशन साइमल्टेनियसली होती रहती है। ठीक है, लेकिन इम्बैलेंस या अनस्टेडीनेस हमारे पास आती है। अब जैसे हमारे पास ये तो था नर्व के अपने अंदर क्या क्या इश्यूज आए, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ नर्व के अंदर क्या इशू है ट्यूमर की वजह से, कॉक्लियर पार्ट में। अब हमने कहा था ये बाकी नर्व्स को भी अफेक्ट करता है तो उनमें क्या क्या इशू आएंगे। अब हमने देख लिया 5th क्रेनियल नर्व के अंदर, हम यहाँ पे पॉइंट्स बना देते हैं कि 5th के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा। सबसे पहले तो जब हमारे पास ट्यूमर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से जो है तक हो जाएगा तो हमें पता चलेगा इसने 5th क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करवा दिया। एक हमारे पास जो है उसमें कॉर्नियल इनसेंसिटिविटी होगी, दूसरी हमारे पास के अंदर क्या चीज़ होती है, 5th नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करा तो हमारे पास जो है नंबनेस ऑन फेस।
ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करेगा तो तब तक हमारे पास जो ट्यूमर रफली 2.5 सेंटीमीटर तक का हो चुका होगा। कॉर्नियल इनसेंसिटिविटी होगी, नमनेस और पैरास्थेसिस होगी हमारे पास फेस के ऊपर। ये हो गया। और उसके बाद अर्लीस्ट नर्व हमारे पास फिफ्थ है जो कि इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास जो सेवंथ नर्व के अंदर हमारे पास अब क्या हो सकता है, सेवंथ हमारे पास कौन सी होती है, फेशियल नर्व। अब सेवंथ नर्व के अंदर हमारे पास क्या करता है, पहला हमारे पास जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हमारे पास जो आएगी कि इससे सेवंथ नर्व को जो इन्वॉल्व करवा लिया है, वो हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है वो डिले होगा। ठीक है, डिले ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। और हमारे पास क्या हो सकता है इसके अंदर, टेस्ट। हमारे पास सेवंथ नर्व जो वो टेस्ट को भी सप्लाई कर रही होती है, तो टेस्ट जो टंग को भी सप्लाई कर रही होती है, टेस्ट हमारे पास जो है सेंसेशन उसकी कम हो जाती है। और क्या होती है, लैक्रिमेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, एक और चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोएस्थीसिया, जो है पोस्टीरियर मीटल वॉल के अंदर हाइपोएस्थीसिया हो जाता है। ठीक है। और पोस्टीरियर मीटल वॉल, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोस्थीसिया हाइपोस्थीसिया हो जाएगा हमारे पास पोस्टीरियर मीटल वॉल का। ठीक है। टेस्ट लॉस होगा, लैक्रिमेशन हमारे पास जो है कम होगी, इसे हम शिरमर्स टेस्ट के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे डिले ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स और सबसे इसकी अर्ली मैनिफेस्टेशन है। 9th 10th नर्व इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, डिस्फेजिया, हॉर्नेस ऑफ वॉइस होगी। फिर हमारे पास अब ये नर्व थे, अब हमारे पास फर्दर ट्यूमर ग्रो कर गया कि वो ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, नंबनेस हो जाएगी आर्म्स और लेग्स के अंदर, लेकिन जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो एग्जैजरेट होंगे। मतलब जो अचानक से पहले नंबनेस आपको फील होती रहेगी और अचानक से आपकी जो रिफ्लेक्स होगा इन रिस्पॉन्स टू नंबनेस वो आपकी एग्जैजरेट हुआ होगा। जब सेरिबेलम भी हमारे पास, अब ब्रेन स्टेम के बाद क्या आता है, पीछे सेरिबेलम है, उसको इन्वॉल्व करवा लिया। जब वो भी हमारे पास जो इन्वॉल्व हो जाएगा तो एज रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास सारी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे पास जो है वो जो ये सारे टेस्ट जो पहले थे, फिंगर नोज टेस्ट है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है। ऑल्टरनेट मूवमेंट्स जो होती हैं, डिस्टाइडोकिनेसिया, वो हमारे पास नहीं हो सकेगी। एटैक्सिक गेट हो जाएगी। ठीक है। एबिलिटी टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन है। नीशी हील टेस्ट है वो हमारे पास जो है नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास और फर्दर क्या होगा, पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपनी ही नर्व इन्वॉल्व थी तो ये सब कुछ था कि हमारे पास वेस्टिबुलर सिम्टम्स में वर्टाइगो नहीं था, लेकिन इम्बैलेंस था, टेनाइटिस था, हियरिंग लॉस था और डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी और अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। फिर हमारे पास जब नर्व इन्वॉल्व हुई तो कॉर्निया के अंदर इशू आ गया, साथ में नमनेस हो गई, फेस के अंदर टेस्ट कम हो गया, सेंसेशन, लैक्रिमेशन कम हो गई, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स डिले हो गया। जब 7th नर्व आई, फिर जब 9th 10th आई तो हमारे पास डिस्फेजिया, हॉर्नेस ऑफ वॉइस आ गई। फिर अब ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो गया तो हमारे पास नमनेस हो गई, टेंडन रिफ्लेक्स एग्जैजरेट हो गया, सेरिबेलम हो गया, तो सारी हमारे पास जो है वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट में हमारे पास क्या है कि ये लेट फीचर है। ठीक है। जब 6th नर्व हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगी ना तो पेशेंट जो होगा उसको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्लोपिया, पेप्लियोडीमा और उसके अलावा सारे हमारे पास जो ब्लरिंग इन विजन हो जाएगी। ठीक है। बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्रा जो क्रेनियल प्रेशर है वो, जब हमारे पास 6 एंड पे हमारे पास जो जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद फर्दर हमारे पास अगर ट्यूमर ग्रो करे जाएगा तो इंट्राक्रेनियल टेंशन जो रेज हो जाएगी वो 6 नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी, उससे ये सारे सिम्टम्स हमारे पास आएंगे।